Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए लेकर आई हूँ आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास जहाँ पे आप लोगों को 50 एग्जाम बूस्टर्स मैं कराने वाली हूँ स्टूडेंट। एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। एंड आप लोग स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। एंड आज की क्लास के जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं वो आपके DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT एग्जाम के लिए, साथ ही साथ HSC TGT होम साइंस एग्जाम के लिए, यूपी TGT PGT होम साइंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट, एंड UGC नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा स्टूडेंट, जिससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आप लोगों के लिए पॉइंटर्स मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट। एंड इंग्लिश में आज मैंने पॉइंटर्स नहीं डाले हैं, मैं हिंदी में डालकर लेकर आई हूँ आज इनको, और आपको इंग्लिश साथ साथ में एक्सप्लेन करती रहूंगी। और जब आपको इसकी PDF मिलेगी तो दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा कि मानव शरीर में जो स्टार्च होता है स्टूडेंट, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करने वाला कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमाइलेज, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। जो अमाइलेज एंजाइम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टार्च के डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। सो वो स्टार्च को क्या करता है स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है स्टूडेंट, लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है। सो क्या लिखा है स्टूडेंट, जो आपका लैक्टोज एंजाइम होता है वो जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ता है। सो आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो लैक्टोज होती है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का अगर एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा दूं तो आपको क्या चीज समझ में आएगी स्टूडेंट। एक होती है आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड्स हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड है स्टूडेंट। एंड आप लोगों का जो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन है ना, फाइबर, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये सब होते हैं स्टूडेंट, ये आपके क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। सो मोनो डाई पॉली, ये चीज अपने माइंड में याद रखिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, वो एंजाइम कौन सा होता है स्टूडेंट, लैक्टेज एंजाइम होता है। नाम याद रखिएगा, वो एंजाइम कौन सा होता है स्टूडेंट, लैक्टेज एंजाइम होता है। और जो लैक्टेज एंजाइम है स्टूडेंट, उसकी वजह से लैक्टोज ब्रेक डाउन हो जाती है अपने कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, और वो सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है स्टूडेंट, वो किस में होती है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अच्छे से अगर इसे रिलेट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, उस बेसिक क्लासिफिकेशन से आपको ये समझने में मदद मिलेगी। कैसे, क्या लिखा था कि जो लैक्टोज एंजाइम है, ठीक है ना, वो आपकी मिल्क की जो लैक्टोज शुगर है, ठीक है ना, जटिल मिल्क शुगर, यहाँ पे एक शब्द लिखा है। और स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्जन किस में हुआ है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज, और साथ में क्या है स्टूडेंट, अच्छे से क्लासिफिकेशन याद करिएगा, अच्छे से इसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एंड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आपकी सिंपल शुगर है। इसलिए स्टूडेंट इस जटिल शुगर को, जो कि डाइसेकेराइड में आती है, किस में कन्वर्ट कर दिया है स्टूडेंट, सिंपल में, यानी कि मोनो में कन्वर्ट कर दिया है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको तोड़ देता है, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के भाग में होता है। जो ग्लाइकोजन है स्टूडेंट, वो आपकी बॉडी में किस पार्ट में स्टोर होती है। सो आपकी जो ग्लूकोज होती है स्टूडेंट, जब आप उसे क्या करते हैं, आप फूड कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जितनी आपके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है, आप एनर्जी के फॉर्म में उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके कहाँ स्टोर हो जाती है स्टूडेंट, आपके यकृत में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना, लीवर में स्टोर हो जाती है स्टूडेंट। जो आपका लीवर है वहां पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म
एंड एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब आपके जो जटिल अणु हैं वो सिंपल में टूटते हैं, वो कैटाबॉलिज्म है। एंड एनाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट, कि जो आपके क्या होते हैं, अगेन कन्वर्जन। सो आपका जटिल का सिंपल में होना क्या है स्टूडेंट, आपका कैटाबॉलिज्म है, और सिंपल का जटिल में जाना क्या है स्टूडेंट, एनाबॉलिज्म है। सो आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके की रिएक्शन है, ठीक है ना। सो ये सारे पॉइंट आप लोगों को इंटर रिलेट करने आने चाहिए जब भी आप अपनी को इस तरीके की स्टडी कर रहे होते हैं। कार्बोस का कार्य क्या होता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो कार्बोस का कार्य है वो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखना होता है। हमें देखिएगा स्टूडेंट, हमारी डाइट में एनर्जी का बेसिक सोर्स कौन है? हमारी डाइट में स्टूडेंट एनर्जी का बेसिक सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम हमें हमारे दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा देना है। अगर स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता रहेगा तो अपना जो प्रोटीन है वो अपने काम को करता रहेगा, यानी कि उसका काम जो बॉडी बिल्डिंग का है, टिश्यू रिपेयरेंस का है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, वो उसे अच्छे से करता रहेगा। पर स्टूडेंट अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही कम हो जाए तो फिर प्रोटीन अपना काम छोड़ के ना कार्बोहाइड्रेट का काम करने लग जाएगा, यानी कि वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव सा प्रोसेस है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसका काम प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रोटीन अपना काम छोड़ के किसी और का काम करेगा तो अपना काम तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है स्टूडेंट, एनर्जी लगातार देता रहता है, जिससे कि वो प्रोटीन को फ्री रख सके कि वो अपने अन्य कामों को करता रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, स्टार्च क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्च एक तरीके के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉइंट याद रखना है, स्टार्च क्या है, एक तरीके के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्राय फलों की शर्करा कहा जाता है। सो स्टूडेंट, हम फलों की शर्करा किसे कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से। क्वेश्चन को रिलेट करो। जो स्टूडेंट फ्रूट शुगर है उस नाम से हम किसे जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से स्टूडेंट हम लोग फ्रक्टोज को जानते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो फ्रूट शुगर होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला या पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो एक इन्फेंट होता है वो कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसे एक इन्फेंट बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, लैक्टोज। आपको पता है ना कि जो लैक्टोज है वो दूध में पाई जाती है स्टूडेंट, और दूध क्या होता है, एक तरीके का इमल्सिफायर होता है। उसमें जो आपका फैट है वो वाटर कंटेंट के साथ मिला हुआ होता है। इसकी वजह से बच्चा सबसे आसानी से दूध को पचा लेता है, और दूध में जो शर्करा है स्टूडेंट वो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में होती है जो बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या बनता है आपके सामने, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्राइंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण क्या कहलाता है। सो अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड को देखिएगा, क्या है स्टूडेंट, एक रेफरेंस वैल्यू की बात चल रही है, जो कि पोस्ट पीरियड की बात चल रही है स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा भोजन ग्रहण किया है जिसमें स्टूडेंट क्या है, जिसमें मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। सो उसे खाने के बाद आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, आप उस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? सो स्टूडेंट, हम उसे किस नाम से जानते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, उसे किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये अधिसूचक को आप समझ सकते हो, ये क्या है स्टूडेंट, इंडेक्स होता है, ठीक है ना। और ये इंडेक्स क्या बताता है कि आखिर किसी चीज में जो आपने कंज्यूम किया है उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट था कि उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपका ब्लड शुगर लेवल एक कांस्टेंट स्टेट पे था वो कितना राइज हुआ, कितना बढ़ गया, वो आपका क्या कहलाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कि जितना वो आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल से इंक्रीज कर दे वो चीज, जब वो आपकी बॉडी में जाके आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना। सो ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट कि जो आपके लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं उनको डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए, और जो आपके हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आता है आपका पॉइंट,
घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारी एक नॉर्मल क्या होती है स्टूडेंट, घरेलू शर्करा होती है, जिसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। और सुक्रोज को स्टूडेंट हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, सो आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो आपकी सुक्रोज होती है उसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या आपके सामने मेंशन है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। कौन सा है भाई? क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्वेश्चन क्या है कि जो पौधे होते हैं स्टूडेंट, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड क्या होता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जो पौधों में आपका जो कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में पाया जाता है वो फॉर्म ज्यादातर कौन सी होती है स्टूडेंट? स्टार्च वाली फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। एंड जो आपका एक शुगर का हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट, या कार्बोहाइड्रेट का जो हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, सो वो दो फॉर्म में होती है। ठीक है ना, एक फॉर्म होती है स्टूडेंट उसकी जिसमें हम कहते हैं सिंपल, और एक होती है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, सो जो आपकी CHO होती है स्टूडेंट, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है, ये दो फॉर्म में उसको हम बांटते हैं। सिंपल में आपके सारे गुड़, चीनी, शर्करा आ जाते हैं एंड आपका शहद आ जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट आपके सारे के सारे जो अनाज हैं या आपको जो सब्जियों से मिलती है वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। एंड एक आपकी अनेबल एंड आप लोगों की क्या होती है स्टूडेंट? अवेलेबल भी होती है और एक नॉन अवेलेबल भी होती है। सो अवेलेबल वाली वो होती है जिसे हम उपलब्ध कहते हैं, जो हमें एक शुगर की फॉर्म में दिखती है, वेजिटेबल की फॉर्म में दिखती है ना, आपको सीरियल्स की फॉर्म में दिखती है। और जो अनअवेलेबल होती है स्टूडेंट, वो अनुपलब्ध होती है, यानी कि जो उपलब्ध नहीं है, आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिल रही है, वो आपकी कौन सी होती है स्टूडेंट? वो आपकी फाइबर की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखते हैं। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। जो स्टार्च है स्टूडेंट वो साधारण रूप में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर जो आपके क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादातर जो आपका ये पूरा पाचन का जो प्रोसेस चलता है ये मोस्टली छोटी आंत में जाके हो जाता है एंड बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड देन वो आपका बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्रान एक अच्छा सोर्स होता है। जो ब्रान होता है स्टूडेंट, जो आपके अनाज के ऊपर जो एक लेयर होती है, गेहूं के ऊपर जो लेयर होती है जिसे ब्रान लेयर कहते हैं स्टूडेंट, वो किसका अच्छा सोर्स होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो ब्रान लेयर होती है स्टूडेंट वो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से बदल बदल के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भाई कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? ये ध्यान रखिए स्टूडेंट के एकमात्र सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जिसका जो डाइजेशन है ना वो आपके मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो कि आपके मुंह से ही स्टूडेंट क्या शुरू हो जाता है, आपका जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का वो शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि जो स्लेवरी अमाइलेज होता है, ठीक है ना, जो लार में मौजूद है वो आपके इस पे काम करना शुरू कर देता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सभी प्रकार की जो शर्करा है स्टूडेंट उसका सरलतम रूप क्या होता है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट के जितनी भी शुगर होती हैं उनका जो एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आके आपकी हर शुगर कन्वर्ट होगी, वो फॉर्म क्या कहलाती है? आपकी ग्लूकोज कहलाती है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो फॉर्म क्या कहलाती है? ग्लूकोज कहलाती है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा किस कैटेगरी में आती हैं? ठीक है ना, इसको अच्छे से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा आखिर किस कैटेगरी में आती हैं? ठीक है ना, सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का आंसर जाएगा यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना, अब आप सोचोगे मैम इन्हें याद कैसे रखें? सो अगेन बेसिक क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़िएगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, उनका अगर आपको 6 के 6 का पता है कि भाई एक मोनो में आती हैं तीनों, ये डाई में आती हैं, सो बाकी जितनी भी बचेंगी वो सर्व यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट,
वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो स्टूडेंट, जब शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा इरिटेटेड टाइप का हो जाता है, एंड स्किन में चेंजेस होने लगते हैं, त्वचा आपकी थोड़ी सी बेजान, आपकी इस तरीके की हो जाती है, यानी कि रूखी खुरदरी हो जाती है। एंड बालों में आपके क्या दिखने लगते हैं स्टूडेंट? परिवर्तन दिखने लगते हैं, यानी कि बाल आपके कभी ग्रेइश हो जाते हैं, रूखे बेजान हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं स्टूडेंट? क्वाश्योर करके होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी आया था, तो आपका थोड़ा चेंज फॉर्मेट में होगा, या फिर अगर सेम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आज भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। मुख्यतः अमीनो एसिड रूप में अवशोषित किए जाते हैं। आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड है स्टूडेंट, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो अमीनो एसिड स्टूडेंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। एंड प्रोटीन की स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, जो संरचनात्मक इकाई होती है, वो कौन होती है? अमीनो एसिड होती है, ठीक है। एंड प्रोटीन की खोज किसने की थी स्टूडेंट? एक डच केमिस्ट मल्डर ने की थी। नाम याद रखिएगा कि प्रोटीन की खोज किसने की है? डच केमिस्ट मल्डर ने की है। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कि जो आपके आहार में पहला स्थान ग्रहण करने वाला है, टू टेक फर्स्ट प्लेस इन द डाइट, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो आपके आहार में पहला आहार जो एक स्थान रखता है, ठीक है ना, आपकी डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो पहला स्थान दिया गया है, वो प्रोटीन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट? टिश्यूज को रिपेयर करना, ठीक है ना। जो आपकी बॉडी में क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती हैं उनमें जो ब्रेक डाउन हो जाता है उनको दोबारा से रिपेयर करना, रीजनरेट करना, है ना, ये काम होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है वो क्या कहलाता है? तो आपको पता है स्टूडेंट के आईज में कलर पिगमेंट होते हैं, एक होता है आप लोगों का, जो आपकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपकी आईज में क्या होते हैं? कलर पिगमेंट होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, लाइट रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं। एक की वजह से आप डिम लाइट में देख पाते हो और एक की वजह से आप प्रकाश में देख पाते हो, ठीक है ना। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला जो रिसेप्टर है स्टूडेंट, वो कौन कहलाता है? आपका रोडोप्सिन कहलाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा स्टूडेंट इसके बारे में। ये रिसेप्टर क्या कहलाता है स्टूडेंट? जो प्रकाश को अवशोषित करता है, इसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है आप लोगों का, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि नियासिन के प्रिक्सर के रूप में काम करता है, यानी कि अगर आप अपनी डाइट में उस अमीनो एसिड को कंज्यूम करोगे सो ऑटोमेटिकली आपको नियासिन भी आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो वो कौन सा होता है स्टूडेंट? प्रिक्सर कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो अमीनो एसिड आपका क्या होता है? नियासिन का प्रिक्सर होता है, कि अगर आप उसे कंज्यूम करेंगे सो नियासिन बॉडी में बनता रहेगा। वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? ट्रिप्टोफैन होता है। नियासिन को हम निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं, और ये स्टूडेंट आपका विटामिन B3 होता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, लगभग 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई? जो 16% नाइट्रोजन है स्टूडेंट, वो आपके प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है ना। एंड मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जनरली आपके कार्बोहाइड्रेट में या आपके फैट में आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। बट स्टूडेंट जो आपका प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन और क्या होता है स्टूडेंट? उसमें सल्फर भी होता है, जो उसे बाकियों से अलग बनाता है, ठीक है। शिशु के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब बच्चे के शरीर में उसके जो टिश्यूज के बीच में स्पेस होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इंटरस्टाइटल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? जो दो टिश्यूज के बीच में स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टाइटल स्पेस के नाम से जानते हैं, और जब वहां पानी भरता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इंटरस्टाइटल फ्लूइड के नाम से जानते हैं,
ठीक है। और ये क्या कहलाती है स्थिति स्टूडेंट? ओडीमा कहलाती है, जो कि जनरली प्रोटीन की कमी की वजह से देखी जाती है। ठीक है ना, ये याद रखिए स्टूडेंट, ये किसकी वजह से देखी जाती है? प्रोटीन की कमी से। तो एक पॉइंट अपने माइंड में क्लियर कर लो कि प्रोटीन कम तो खून कम, पानी ज्यादा। इसे रट लीजिए स्टूडेंट कि प्रोटीन कम तो खून कम, पानी ज्यादा, यानी कि खून का पानी बनना शुरू हो जाता है जब प्रोटीन कम हो जाता है। ठीक है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है उसे हम ग्लूटन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? ग्लूटन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होता है। जो आपके स्टूडेंट एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या शामिल होता है? तो ध्यान रखिए, जो आपके लिनोलिक होते हैं स्टूडेंट एंड लिनोलिनिक होते हैं, ये दोनों आपके एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। लिनोलिक जो होता है स्टूडेंट, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? ओमेगा 6 के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका लिनोलेनिक होता है स्टूडेंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमेगा 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वो क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में जिन अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है वो कौन से अमीनो एसिड होते हैं? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में उनका निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है। एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी एग्जाम्स में आता है। ठीक है। एक सल्फर युक्त स्टूडेंट जो अमीनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? मेथोनिन होता है। और ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट? ये राइस में पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये वो अमीनो एसिड है स्टूडेंट जो कि राइस में मिलता है। और ये क्या है स्टूडेंट? मेथोनिन जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक काफी अच्छा हमारा क्या है स्टूडेंट? एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है, यानी कि प्रोटीन की क्वालिटी को बताने वाला आपका जो क्या होता है स्टूडेंट? एक स्केल होता है, वो कौन सा होता है? ठीक है ना, या वैल्यू कौन सी होती है? तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एनपीयू के नाम से जानते हैं। और ये एनपीयू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इसको याद रखिए स्टूडेंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और आखिर ये होता क्या है स्टूडेंट? जो आपका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि स्टूडेंट आपका कुल प्रोटीन अवशोषण होता है, ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं एक मान है, एक रेटिंग स्केल कह लीजिए स्टूडेंट, जो कि ये बताता है कि जो फूड आपने कंज्यूम किया है उससे कितना प्रतिशत प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, सो आपके फूड की स्टूडेंट आपकी वो पावर कितनी है, उसके अंदर वो वैल्यू कितनी है कि कितना परसेंट प्रोटीन वो आपकी बॉडी को देगा स्टूडेंट आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद, वो आपका एनपीयू होता है। सो एक तरीके से स्टूडेंट आप ये मान सकते हो ये प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करने का एक स्केल होता है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता, सॉरी रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली जो विटामिन है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती है, वो क्या होता है स्टूडेंट? जो आपको डायरेक्ट नेचर से मिलता है, जिसके लिए आप अगर कोई फूड प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे हैं तो सफिशिएंट है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका विटामिन डी कहलाता है। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, विटामिन डी वैसे भी हम ये जानते हैं कि हमें वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा नहीं मिलता है, इसके मोस्टली सोर्सेज स्टूडेंट जो है वो एनिमल सोर्सेज होते हैं, तो हम इसको सनलाइट से ले सकते हैं। ठीक है ना,
एंड एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो विटामिन डी होता है इसकी अर्गोकोलिकैल्सिफेरॉल इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है वो अर्गोकोलिकैल्सिफेरॉल होती है स्टूडेंट। और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कब होता है स्टूडेंट, इसकी जो कैल्सिफेरॉल है वो स्टूडेंट इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये कैल्सिफेरॉल की फॉर्म में आपकी बॉडी में होता है स्टूडेंट। और जब आप सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो जब आपकी सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी तो ये स्टूडेंट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैल्सिफेरॉल कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी कि आप मान सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपका कैल्सिफेरॉल है वो अर्गोकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या पॉइंट लिखा है, शरीर में कोशिका निर्माण कौन करता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि हमारी बॉडी में जो सेल के निर्माण के लिए, आपकी कोशिका की जनरेशन के लिए एक जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन है स्टूडेंट, प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट, मेथोनिन अमीनो अम्ल का अभाव देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, कल एक क्वेश्चन कराया था ना कॉम्बिनेशन वाला कि हम दाल और चावल मिला के क्यों खाते हैं। सो वहीं से आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन बन रहा है कि जो मेथोनिन अमीनो अम्ल है स्टूडेंट उसका अभाव कहाँ देखा जाता है, दालों में देखा जाता है। इसलिए स्टूडेंट हम दाल और चावल को मिला के खाते हैं क्योंकि दालों में लाइसिन है और चावल में मेथोनिन है। ठीक है ना, वह रंग जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है, ऐसा कौन सा रंग है स्टूडेंट जिसे हम काफी एक प्राउडी टाइप का, एक स्टूडेंट रॉयलिश टाइप का, एक आपका मान सकते हैं स्टूडेंट ग्लोरियस टाइप का, ऐसा मानते हैं। सो वो कलर कौन सा होता है स्टूडेंट, बैंगनी कलर होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो बैंगनी कलर है स्टूडेंट उसकी कलर वैल्यू को हम ये मानते हैं कि वो काफी रॉयलिश कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है। क्वेश्चन को देखो कि प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है स्टूडेंट, सोयाबीन होता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आप प्रोटीन को प्राप्त करते हैं स्टूडेंट उसका जो बेस्ट सोर्स है वो सोयाबीन है। एंड सोयाबीन को ये कहा जाता है स्टूडेंट कि गरीबों का भी प्रोटीन होता है क्योंकि सस्ता भी होता है एंड प्रोटीन इसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये एक वेजिटेरियन सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, यानी कि नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो आपके शरीर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें आपकी बॉडी खुद से सिंथेसिस करती है स्टूडेंट, जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। क्योंकि जो एसेंशियल हैं वो तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती ही नहीं है, वो आपको डाइट के माध्यम से लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है। जब प्रोटीन स्टूडेंट डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, एब्जॉर्ब हो जाता है, सो उससे बनने वाला उसका जब मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाता है सो तब स्टूडेंट जो एक वेस्ट क्रिएट होता है वो वेस्ट क्या होता है। सो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो अच्छे से हो जाती है सो वेस्ट की फॉर्म में स्टूडेंट यूरिया निकलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट क्रिएट होता है स्टूडेंट उसकी फॉर्म में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता विकारों से समृद्ध हो सकती है। अगर स्टूडेंट आप अपनी डाइट में ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं, ठीक है ना, आप ऐसा फूड ले रहे हो स्टूडेंट जिसमें आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये किसका कारण बन सकती है स्टूडेंट, हार्ट डिसीज का कारण बन सकती है। और आप ये जानते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जमे हुए रहते हैं। ठीक है ना, जो रूम टेम्परेचर पे जमे हुए रहते हैं स्टूडेंट वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और अगर आप इन्हें ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है ना, स्वस्थ वसा माना जाता है, हम किसे स्टूडेंट अपने लिए हेल्दी फैट मानते हैं, जो हमारे लिए एक स्वस्थ वसा होती है स्टूडेंट, एक हेल्दी फैट होता है, वो कौन सा होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं स्टूडेंट, यानी कि एक असंतृप्त वसा होती है। और इसका उपयोग करने से स्टूडेंट हमारी बॉडी में जो एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, यानी कि एक अच्छा वाला, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो HDL होता है वो हमारी बॉडी में बनता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी देखी जाती है। किस चीज की कमी देखी जाती है स्टूडेंट? वेजिटेरियन डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें जनरली स्टूडेंट आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो कम होता है, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होता है स्टूडेंट वो एनिमल वाले फूड में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। वो फूड स्टूडेंट जो आपको एनिमल ओरिजिन से मिलेगा, जंतुओं के द्वारा मिलेगा स्टूडेंट, वहां पे आपको चांसेस होते हैं सैचुरेटेड फैट के ज्यादा मिलने के, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड कहां पे ज्यादा मिलता है? आपके प्लांट सोर्सेस से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा आपका ऐसा फैटी एसिड है स्टूडेंट जो बहुत यूजफुल रहता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपके जो असेंशियल फैटी एसिड होते हैं ना वो 3 होते हैं। एक होता है लिनोलिक, एक होता है लिनोलेनिक, और तीसरा होता है स्टूडेंट आर्किडोनिक। तो जो ये आर्किडोनिक एसिड है स्टूडेंट, ये आपका बच्चों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। वसा के पाचन के लिए कौन सा आवश्यक एंजाइम है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो फैट का हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, जिस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट लाइपेज एंजाइम। और अगर हमारे शरीर में लाइपेज एंजाइम नहीं होता है स्टूडेंट, तो बॉडी में फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आपको पता है एक बीमारी होती है जो माल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है, यानी कि स्टूडेंट बॉडी में जो हमारे न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, उस स्थिति को हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो आपकी स्टूडेंट एक बीमारी होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्टीटोरिया के नाम से जानते हैं। और स्टीटोरिया को स्टूडेंट हम एक तरीके का ना फैटी डायरिया भी कहते हैं। तो वो स्थिति होती है स्टूडेंट जब आपकी बॉडी में लाइपेज एंजाइम बनता ही नहीं है या कम मात्रा में बनता है। सो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जितना भी फैट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, वो एज इट इज आपके स्टूल से बाहर निकलता रहता है, यानी कि मल के माध्यम से बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? MUFA यानी कि म्यूफा। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम इसको? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। सो स्टूडेंट आपको बताना है कि म्यूफा सबसे अच्छी मात्रा में कहाँ पाया जाता है। सो आपका जो ऑलिव ऑयल होता है स्टूडेंट, जो जैतून का तेल होता है, उसमें म्यूफा बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी कि MUFA के अच्छे साधन कौन से होते हैं? अगेन म्यूफा का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है या ये इस तरीके से आता है कि आपका जो म्यूफा के अच्छे साधन है वो कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि सरसों के तेल में भी म्यूफा होता है और ऑलिव ऑयल में भी म्यूफा होता है, ठीक है ना। यानी कि स्टूडेंट जो आप लोगों का मस्टर्ड ऑयल होता है एंड स्टूडेंट ऑलिव ऑयल होता है, दोनों में म्यूफा पाया जाता है, ठीक है। कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। क्वेश्चन देखो कि अगर किसी भोजन में ये चीज मौजूद होगी तो वो भोजन आपके साथ देर तक बना रहेगा, यानी कि स्टूडेंट आपको भूख जल्दी से नहीं लगेगी, वो आपके स्टमक को घेर के रखेगा। तो ऐसा क्या होगा स्टूडेंट? ऐसा होता है आपका फैट। आपके जिस भोजन में स्टूडेंट फैट पर्याप्त मात्रा में होता है, ऐसा भोजन ग्रहण अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि फैट के डाइजेशन में समय लगता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है और आपको ऊर्जा देता रहता है, तो वो बहुत देर तक आपके साथ बना रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा स्टूडेंट कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी, है ना। 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है स्टूडेंट? 9 कैलोरीज। एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4 कैलोरीज। ये भी आपके बड़े बेसिक क्वेश्चन है, पर एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, सीएलिक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है, जो पेशेंट स्टूडेंट होते हैं जिनको सीएलिक डिसीज होती है यानी कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है स्टूडेंट, उन्हें हम कौन सा आहार देते हैं? तो पहले आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा बेस क्लियर कर देती हूँ।
स्टूडेंट जो सीएलिक डिसीज होती है ना, ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। ज्यादातर स्टूडेंट ये बच्चों में देखी जाती है, फिर धीरे धीरे उनमें जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी बनी रहती है, ठीक है ना। ये भी एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जो बच्चा है वो गेहूं के प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब स्टूडेंट जितने भी आपके ऐसे सीरियल होंगे जिनमें ग्लूटेन पाया जाएगा, उन पदार्थों को स्टूडेंट बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, ग्लाइडिन एंजाइम, वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ऐसे बच्चे को हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, ठीक है ना। जो ऐसा बच्चा होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या देते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। क्यों देते हैं? उसकी बॉडी में ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लाइडिन एंजाइम मौजूद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखो, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में जरूरत होती है। अब यहाँ पे समझना क्या जरूरी है कि आखिर ये कैरोटीन है क्या। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कैरोटीन क्या है, विटामिन ए होता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में स्टूडेंट आपको जो विटामिन ए मिलता है, दो फॉर्म में मिलता है, एक होती है कैरोटीन, एक होती है रेटिनॉल, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो आपकी रेटिनॉल वाली फॉर्म होती है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको विटामिन ए इस वाली फॉर्म में, जो आपके एनिमल ओरिजिन वाले सोर्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे आपको रेटिनॉल की फॉर्म में मिलता है। एंड कैरोटीन की फॉर्म में स्टूडेंट आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्सेस से मिलता है, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है तो क्या चाहिए होगा, वसा चाहिए होगी, फैट चाहिए होगा। वाई? क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये किसमें घुलनशील विटामिन है स्टूडेंट, वसा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार मिनट होती है, ठीक है ना। एक जो हेल्दी पर्सन है स्टूडेंट, उसमें सांस लेने की जो एक क्रिया है कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 12 से 16 बार, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, जो एक औसतन क्रिया होती है बार प्रति मिनट, ये जो निशान लगाते हैं ना हम, ये वाला, ये किसका होता है स्टूडेंट, ये निशान होता है प्रति का, ठीक है ना, पर या प्रति कुछ भी कह सकते हैं। सो 12 से 16 बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, क्यों? रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक क्यों है स्टूडेंट, हमारे प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस के लिए। क्योंकि फाइबर क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है स्टूडेंट। ये आपका एक जूने की तरह काम करता है, जो आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालता है, एंड आपके वेट को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और आपकी बॉडी में ये डाइजेस्ट भी नहीं होता है। ये भी ध्यान रखो, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, कौन सा है स्टूडेंट? उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कि जब फैट को बार बार रीहीट किया जाता है ना, और वो एक ब्लैक कलर ले लेती है, और उसमें से एक ब्लैक स्मोकी सा एक धुआं सा निकलने लगता है स्टूडेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और टूट जाती है स्टूडेंट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और तब वो क्या बनाती है, एक विषैला पदार्थ बनाती है, जिसे हम कहते हैं एक्रोलीन। और ये स्टूडेंट आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चा होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके जो सिर का वेट होता है स्टूडेंट, जो उसका हेड वेट होता है, वो 350 ग्राम होता है, ठीक है ना। बच्चे के सर का वजन कितना होगा स्टूडेंट, 350 ग्राम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त आवश्यक होता है। पित्त क्या होता है भाई, बाइल, ठीक है ना। जो बाइल है स्टूडेंट, वो क्यों जरूरी होता है, वाई बाइल इज नीडेड। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो पित्त है वो आवश्यक होता है वसा के पाचन के लिए, ठीक है ना। जो बाइल जूस होता है स्टूडेंट, वो हमारी मदद करता है, जिससे फैट के डाइजेशन में हेल्प होती है। और बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करता है वो आपका लीवर करता है, ठीक है ना। अब एक बात और बता देती हूँ कि लीवर क्या होता है स्टूडेंट, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है,
ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो लीवर है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और आपकी बॉडी की स्टूडेंट क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये ग्लैंड भी है और ये एक ऑर्गन भी होता है, ठीक है ना। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा। ये 50 एग्जाम बूस्टर जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। क्लास अच्छी लगी है तो देखो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये तो मेरा भी हक बनता है ना कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो एटलीस्ट लाइक तो आप लोग कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा कि अगर वो भी तैयारी होम साइंस सब्जेक्ट की कर रहे हैं सो डेफिनेटली इन वीडियोस को देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना लें। तो रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें मेरे YouTube चैनल होम साइंस जंक्शन पे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे और कोई क्लास आप मिस ना कर सके। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। फिर से मिलूंगी कल आप लोगों को और फिर आप लोगों के लिए 50 कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आप लोगों की आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो टाटा।